आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नाउन एज ऑस्मोसिस। जब दो सॉल्यूशन या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगता है, तो इस रिएक्शन को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन समान न हो जाए। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल जो है उनका मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को टू टाइप से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है एंडोऑस्मोसिस। जब किसी सेल को इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, तो इस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल के साइटोप्लाज्म की ओर मूवमेंट करने लगते हैं जिससे सेल फूल जाती है। इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जब किसी बॉडी या सेल में ऑस्मोसिस के समय वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर मूवमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में या फिर इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेप्स के ऊपर। नेक्स्ट है एक्सोऑस्मोसिस। जब किसी सेल को इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखते हैं कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक हो, इस स्थिति में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण सेल जो है श्रिंक हो जाती है, मतलब पिचक जाती है। तो इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर की ओर मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। नेचर में 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। फर्स्ट है परमिएबल मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन सभी प्रकार के सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट को अपने में से पास होने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलुलर सेल वॉल। नेक्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट को अपने में से किसी भी कंडीशन में पास नहीं होने देती। इस प्रकार की मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रबर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है थर्ड डिफरेंटिएशन परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल को ही पास होने देती है। इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंटिएशन मेम्ब्रेन कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह की जो मेम्ब्रेन है इसमें सॉल्वेंट को
अपने में से आसानी से पास होने देती हैं, परंतु सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। तो इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन का यूज़ ऑस्मोसिस प्रोसेस में किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है टॉक्सिसिटी। किसी सेल का इंटरनल ऑस्मोसिस एनवायरनमेंट को टॉक्सिसिटी से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए टॉक्सिसिटी के आधार पर सॉल्यूशन को निम्न टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एवं कॉन्सेंट्रेशन समान होता है, जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस एक समान रूप से चलती रहती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में न तो वाटर बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट करता है और ना ही अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करता है। इसका जो एग्जांपल है 0.9 ग्राम NaCl सॉल्यूशन प्लस 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एक प्रकार का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होता है, जिससे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का मूवमेंट बाहर की ओर होने लगता है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स 2% NaCl इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो एक्सोऑस्मोसिस के कारण आरबीसी सेल स्मॉल हो जाती है एवं सिकुड़ जाती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें पर्टिकुलर जो रेड ब्लड सेल है वो श्रिंक हो चुकी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट सॉल्यूशन है, इसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, जिससे सॉल्यूशन का मूवमेंट बाहर से सेल के अंदर होता है, इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं और इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में एंडोऑस्मोसिस के कारण आरबीसी सेल फूल जाती है और एक स्पेशल शेप में आ जाती है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये हमारी आरबीसी सेल है। देखिए इसका मूवमेंट अंदर की हो रहा है एंडोऑस्मोसिस के कारण, जिसके कारण जो आरबीसी सेल है उसका जो शेप है एक स्पेशल शेप में, मतलब आरबीसी सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ ऑस्मोसिस। तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। पहला है टेम्परेचर।
प्रोसेस को कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब जो भी प्रेशर हो रहा है उसे अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो उस कंडीशन में प्योर वाटर को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग करते हैं एवं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे वाटर का मूवमेंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर वाटर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग करते हैं, तब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग प्रेशर का यूज़ किया जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जब प्योर वाटर को किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन वाले लिक्विड में से, जैसे कि 1% सुक्रोज को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो उस समय लिक्विड का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। इसके अलावा इसमें फैक्टर्स के अंतर्गत टर्जिडिटी भी आती है। जब किसी सेल को डिस्टिल वाटर में रखा जाता है, तब ऑस्मोसिस के कारण वाटर सेल में चला जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वाटर के टर्जर प्रोसेस के कारण सेल एंड टिश्यू की दीवारों पर क्या होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। इस कारण यह इनफिलामेंटेड हो जाते हैं और इनफ्लामेंटेशन के कारण प्लांट टिश्यू क्या हो जाते हैं, सेल के वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर के आने के कारण सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है। इस प्रकार वाटर सेल के अंदर आने के कारण जो प्रोसेस का निर्माण होता है उसे टर्जिड कंडीशन कहते हैं। इस स्टेट में सेल के अंदर की जो भी मटेरियल है या जो भी वस्तुएं है, सेल वॉल पर एक प्रेशर डालती है, जिससे टर्जिड प्रोसेस कहते हैं, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर थे। फर्स्ट जो फैक्टर था इसका नाम था टेम्परेचर, सेकंड जो था प्रेशर था, थर्ड जो था सॉल्यूट, और इसके अलावा हमने किसकी बात की, टर्जिडिटी की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस में एग्जांपल लिया गया है पोटैटो का। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, एक पोटैटो का स्ट्रक्चर है। इसमें एक पोटैटो लिया हुआ है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पोटैटो लेकर उसका छिलका निकाल दिया जाता है। पोटैटो के बीच के एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया जाता है, जिसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और पोटैटो में से जो भी इंटरनल मटेरियल है उसे एक कप शेप में इस टाइप से पोटैटो का शेप बनाया जाता है। पोटैटो के बीच के एक्सट्रैक्ट को निकालकर एक कप शेप स्ट्रॉ बनाते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसे भर दिया जाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इसमें जो सॉल्यूशन है ये शुगर सॉल्यूशन है। फिर इसे डिस्टिल वाटर से भरे पेट्री प्लेट में रखा जाता है। ये है डिस्टिल वाटर। पेट्री प्लेट में पर्टिकुलर डिस्टिल वाटर रख दिया जाता है। इसके बाद 3 से 4 आवर्स के बाद एग्जामिनेशन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कप में प्रेजेंट लिक्विड सॉल्यूशन ऊपर की ओर मूवमेंट कर चुका है। देखिए यहाँ पे जो पहले शुगर का जो सॉल्यूशन था यहाँ तक डिप किया था, अब जो शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका मूवमेंट है ऊपर की ओर मूवमेंट हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रकार जैसे ही जो शुगर सॉल्यूशन है ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन कप में प्रेजेंट शुगर सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है
और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। इस कारण पेट्री डिश में प्रेजेंट वाटर पोटैटो की सेल मेम्ब्रेन से होकर शुगर सॉल्यूशन में आ जाता है। इसके कारण कप में प्रेजेंट वाटर इंक्रीज हो जाता है। यह एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस को शो करता है। पोटैटो के प्रयोग में एक स्थिति ऐसी आती है कि कप में वाटर का आना रुक जाता है। उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को अंदर आने से रोकता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यह प्रेशर किसी सॉल्यूशन में तब तक उत्पन्न होता है जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ फ्रूट प्रिजर्वेशन में किया जाता है, जैसे कि जेली हो गया, पिकल्स हो गया, गम्स हो गया। इसके अलावा ऑस्मोसिस एक फिजिकल स्टरलाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। प्लांट रूट सॉइल में से वाटर एंड अदर मिनरल्स को ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। हमारे शरीर में यूरिनरी सिस्टम पूर्ण तरह ऑस्मो रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। रूट हेयर्स सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके अलावा रूट हेयर्स के द्वारा वाटर की इसी प्रोसेस द्वारा पूरे प्लांट में ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा ही पूरे प्लांट में वाटर का सर्कुलेशन होता है। ऑस्मोसिस के कारण वाटर के एब्जॉर्प्शन मतलब सेल जो है टर्जिट हो जाती है और टर्जर प्रोसेस के कारण ही प्लांट के स्टेम्स या लीव्स कैसे होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा भी एज अ ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑफ ऑस्मोसिस। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, यह क्रिया प्रायः रूट हेयर्स द्वारा भूमि से जल का अवशोषण होता है। इसके अलावा फ्रूट्स एवं बीजाणुधर्मों का फटना भी इसी क्रिया द्वारा संभव होता है। जोड़ों की वृद्धि जो प्रदेश होते हैं वो ऑस्मोसिस के कारण ही फूल जाते हैं और भूमि में आसानी से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसके अलावा प्लांट या प्लांट के जो भी पार्ट है जैसे कि छुई मुई जो प्लांट है वो भी ऐसा ऑस्मोसिस के कारण ही छुई मुई में जो एक्टिविटी होती है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही क्या होती है, प्रदर्शित होती है। प्लांट में प्लांट का सूखना, पाला या फिर जो भी रेजिस्टेंस है कोशिकाओं में ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण ही बनी रहती है। थैंक यू।